हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 की वॉल्यूम 1 वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 6th लेक्चर शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हेल्प करता है हमें किसी भी बैंक, एसएससी एग्ज़ाम, नाबार्ड ऑफिसर एग्ज़ाम, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी, यूपीएससी एग्ज़ाम में। ये जो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी के फेज़ 2 और यूपीएससी मेंस के लिए। आपको ये यूपीएससी प्री में और आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी के प्री में भी हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 की थीम है टारगेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन इंडिया। यानी कि ये चैप्टर हमें बताता है कि इंडिया में आज के टाइम पे बिजनेस करना कितना आसान हुआ है और हमें कौन कौन से और एरियाज़ पे फोकस करना है ताकि जो इंडिया में बिज़नेस करना है वो आसान हो जाए और वेल्थ क्रिएट हो। तो इससे पहले चैप्टर 6 कौटिल्य की अर्थशास्त्र के कोट से शुरू होता है जो कि कहता है द किंग शैल प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी कि जो राजा है, जो स्टेट है, उसको व्यापार बढ़ाने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए सेट करने चाहिए रूट्स को, यानी ऐसे रास्ते बनाने चाहिए, ऐसे रूट्स बनाने चाहिए जिससे कि व्यापार का प्रमोशन हो। और वो रास्ते दो तरीके से हो सकते हैं, लैंड के थ्रू हो सकते हैं और वाटर के थ्रू हो सकते हैं। और एस्टेब्लिश इन मार्केट टाउन्स एंड पोर्ट, और ऐसे मार्केट टाउन्स बनाने चाहिए जहाँ पर जो है खरीद बिक्री हो सके, और पोर्ट्स बनाने चाहिए जहाँ से जो है सामान की आवाजाही हो सके। तो अगर हम बात करें तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो की है एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की और वेल्थ क्रिएशन की। कैसे? जिस देश में बिजनेस करना आसान होगा वहाँ पर नई नंबर ऑफ फर्म्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होंगी, नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे तो उससे हमारी मार्केट में इनोवेशन बढ़ेगा और ओवरऑल जो है हमारे देश की जीडीपी ग्रो करेगी, यानी कि वेल्थ जनरेट होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा टारगेट है 2024-25 तक एक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना। अगर हम चाहते हैं इस टारगेट को अचीव करना तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक ऐसा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि यहाँ पर जो है नए नए एंटरप्रेन्योरशिप जो है आ सके। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई है जिसकी रैंकिंग में इंडिया 2019 में 63rd पोजीशन पे है एज़ कंपेयर टू 142 इन 2024। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ये जो रैंक दी जाती है ये 10 पैरामीटर्स पे बेस होती है और इन 10 पैरामीटर्स में से 7 पैरामीटर्स में हमने प्रोग्रेस की है। वहीं कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हैं जहां पर अभी हमने उस हिसाब से रिफॉर्म्स नहीं आए हैं, बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। जैसे कि जीएसटी के बारे में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में हमने इस लिस्ट में जो है वो टॉप किया है। वहीं पर जब हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर की और रजिस्ट्रेशन करने की नई फर्म्स की, तो इन सब में अभी हम पीछे हैं। तो जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस रिपोर्ट के बेसिक्स जान लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है ये जारी होती है वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, ये बिजनेस इंडेक्स जो है ये बताता है क्या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक रेगुलेशंस बताए, यानी कि वहाँ किसी कंट्री में एक बिजनेस को रन करने में कितनी रेगुलेशंस का सामना उस बिजनेस को करना पड़ता है और किसी कंट्री में बिजनेस चलाना कितना आसान है। तो अगर इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो लो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हाई रैंक को बताती है, यानी वो बताती है कि उस कंट्री में बिजनेस करना आसान है। और जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है यानी लो रैंकिंग है तो वो बताती है बिजनेस करना हमारे यहाँ उस कंट्री में कितना मुश्किल है। तो जब हम बात करें 2014 में जहाँ हमारी रैंक 142 थी, यानी कि इंडिया में बिजनेस करना जो है वो मुश्किल था क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और वहीं एज़ कम्पेयर टू 2014 टू 2019 तो वो रैंक अब आके हो गई है 63।
तो ये क्या करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स लाने के लिए एक एम्पिरिकल रिसर्च ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिससे कि नॉलेज कलेक्ट की जाती है उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में, और वो नॉलेज जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये देखा गया है कि हमारे यहाँ रफली 58 दिन लगते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने में, और जो कॉस्ट लगती है वो उस प्रॉपर्टी की 7.8% होती है। और किसी भी कमर्शियल डिस्प्यूट को निपटाने के लिए हमारे यहाँ 1445 डेज लगते हैं। तो ये जो फिगर है ये शो करती है वो 10 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, यानी कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, यानी बिजनेस शुरू करना कितना आसान है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट वहाँ कैसे मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts and resolving insolvency। ये हमारे पास 10 पैरामीटर्स हैं जिन पे कि ये रिपोर्ट तैयार होती है। तो इसलिए अब हम इस थ्रू आउट द चैप्टर हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ जो अभी तक कुछ पैरामीटर्स में हम रैंकिंग में पीछे रह गए हैं, तो वो हम कैसे हमारी सुधार सकते हैं। तो उससे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम इंडिया की डिकेड जर्नी देखें डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, तो अगर हम बात करें 2009 में जहां हमारी रैंक 169 थी, और वहीं अगर हम बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टार्ट करने में हमारी रैंक 136 हो गई है। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ जो है बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है। वहीं कंस्ट्रक्शन परमिट मिलने में जहाँ 2009 में 175 डेज लगते थे, और कंपेयर करें उसको अगर देखें 2014 तक वो डेज बढ़ते चले गए थे, और उसके बाद 2016 में वो हाईएस्ट हो गए थे, और 2019 में 27 हो गई। यानी कि अब कंस्ट्रक्शन परमिट मिलना आसान हो गया। वहीं इलेक्ट्रिसिटी भी जहां पर हम बात करें 2014 में 137 रैंक पे थे, अब हम 22 रैंक पे हो गए हैं। तो ऐसे ही हम सारी रैंकिंग देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू करने में हमारी रैंक जो है सबसे कम है। और अगर हम देखें टैक्सीज में, पेइंग टैक्सीज में भी अभी हमें सुधार करने की ज़रूरत है, रजिस्टरिंग योर प्रॉपर्टी में भी, और एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अभी हम सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करें तो 2009 में हमारी रैंक थी 133, और उसके बाद फिर ये रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा हो गई 2014 में, बढ़ती चली गई 142। यानी बिजनेस करना हमारे यहाँ और मुश्किल होता रहा। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड्स आए, और कुछ पुराने जो कानून थे उनको ख़त्म किया गया, और ये सारे रिफॉर्म लाने के बाद, जीएसटी आने के बाद जो है हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है, और अब हमारी ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 63 पहुँच गई है। अब इसमें कहा है कि अब हम बात करें, अगर हम ग्लोबली इस रैंकिंग को कंपेयर करें इंडिया की, तो अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ, ब्राज़ील के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ये तो हो गई इसके पेयर यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई। और अगर हम बात करें जो न्यूजीलैंड, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो फर्स्ट रैंकिंग है वो न्यूजीलैंड की ही रैंकिंग है, जो कि आई थिंक पिछले ऑलमोस्ट 7 ईयर से वही चल रही है। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी सेटअप ए बिजनेस इन इंडिया फॉर एग्जांपल हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 13 to 10 ओवर द पास्ट 10 ईयर। यानी पहले अगर हमें 13 प्रोसीजर चाहिए थे तो अब हमें 10 प्रोसीजर चाहिए थे। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो हमारे यहाँ पहले 2009 में हमें किसी बिजनेस को सेटअप करने में 30 डेज चाहिए थे, वहीं अब इसका एवरेज घट के 18 दिन हो गया है। यानी कि हमारे यहाँ जो है सुधार हो रहा है। लेकिन अगर हम एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जहाँ अभी हमने पीछे देखा कि जो हमारी रैंक थी वो 163 है 2019 में, यानी अभी हमारी रैंक इतनी अच्छी नहीं है। तो इंडिया में जो डिस्प्यूट है उनको सोल्व करने में ओवरऑल 1445 डेज लगते हैं। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम न्यूजीलैंड जैसे देशों से करें तो वहाँ पर 1/7 टाइम लगता है, यानी 216 डेज जो है वो हमारे लगते हैं।
तो अगर जो पहले का इकोनॉमिक सर्वे था, यानी जब हम इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की बात करते हैं या उससे पहले के जो सर्वे थे, वो ये बताते कि हमारे यहाँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग जो नहीं सुधर रही है, उसका सबसे बिगेस्ट कंस्ट्रेंट जो है वो यही है कि हमारी इनएबिलिटी टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजोल्व डिस्प्यूट, यानी इन दोनों चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं न्यूजीलैंड के साथ, उसको कंपेयर करते हैं, तो अगर हम देखें कि 2019 में जहां नंबर ऑफ प्रोसीजर हमारे यहाँ 13 थे और वहीं पर जो 2019 में नंबर ऑफ प्रोसीजर जो है वो हो गए कम हो गए, कितने हो गए 10। तो अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो 2019 में भी नंबर ऑफ प्रोसीजर 1 थे और 2019 में भी नंबर ऑफ प्रोसीजर 1 है, यानी कि अभी हमें बहुत रास्ता तय करना है न्यूजीलैंड तक पहुँचने के लिए, यानी कि वहाँ के जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। दूसरा, नंबर ऑफ डेज़ की अगर हम बात करें किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो जहां 2019 में हमें 30 डेज़ लगते थे, वहीं 2019 में वो वैल्यू घट के 17-18 दिन हो गई है, जबकि न्यूजीलैंड में किसी बिजनेस को शुरू करने में हमें आधा दिन चाहिए होता है। और अगर हम कोस्ट की बात करें तो कोस्ट जो है अगर न्यूजीलैंड में देखें तो हम 0.2% लगती है इनकम कोस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम पर कैपिटा, यानी जो कोस्ट है न्यूजीलैंड में वो किसी बिजनेस को शुरू करने में, किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने में 0.2% लगती है, और हमारे यहाँ वही कोस्ट हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। वहीं जब रजिस्टर करते हैं किसी प्रॉपर्टी को तो भी हमारे यहाँ नंबर ऑफ प्रोसीजर पहले 5 थे और अब वो जो है बढ़ गए हैं, यानी कि इसमें हमने अभी सुधार करने की बजाय इसमें हम और ज़्यादा बुरी सिचुएशन में पहुँच चुके हैं। और अगर हम बात करें पेइंग टैक्सेस में, तो पेइंग टैक्सेस में भी इंडिया अभी न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा पीछे है, और एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में तो हम देख ही सकते हैं कि 1445 डेज़ जहाँ हमें सोल्व करने में लगते हैं अपने केसेस, वहीं पर वहाँ 216, यानी कि न्यूजीलैंड में हमारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम जो है टाइम लगता है। अगर हम बात करें उसके पीयर्स कंट्री के साथ, यानी चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया के साथ अगर हम बात करें, तो अगर हम देख सकते हैं कि इंडिया से अगर हम चाइना को कंपेयर करते हैं तो जो नंबर ऑफ डेज़ हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो चाइना में हमारे यहाँ से बहुत ही कम है। हालांकि ब्राज़ील और इंडोनेशिया में हमसे ज़्यादा डेज़ लगते हैं, लेकिन फिर भी चाइना में वो जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं अगर हम नंबर ऑफ डेज़ की बात करें तो भी चाइना जो है हमसे बहुत आगे है। और अगर रजिस्टर करने में किसी प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ प्रोसीजर की बात करें तो जो है इंडोनेशिया जैसे देश में भी हमारे देश से जो है कम टाइम लगता है किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में, जो प्रोसीजर है नंबर ऑफ प्रोसीजर वो कम है। वहीं चाइना में भी कम है, बस एक ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोसीजर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ डेज़ की बात करें तो चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ इंडिया से कम टाइम लगता है। वहीं अगर टैक्स पे की बात करते हैं हम, तब भी जो टाइम बाउंड है वो हमारे यहाँ और चाइना को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम चाइना से ओवरऑल जो है बहुत पीछे हैं। तो इन सारी फिगर्स को देखने से हमें ये पता चलता है कि अभी जो है इंडिया को चाइना के लेवल तक भी पहुंचने के लिए यानी कि हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। इवन अगर हम देखें, इनफैक्ट जो पाकिस्तान, तुर्की, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी स्टार्टिंग है बिजनेस पैरामीटर में हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में है, जहाँ पर पाकिस्तान की रैंक 72 है और तुर्की की रैंक 77 और श्रीलंका की रैंक जो है 85 है, यानी अभी हमें बहुत ही ज़्यादा काम करना है। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अभी ये चैप्टर जो है ये बात करता है कि हमारे यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है, मतलब जो आर्किटेक्चर है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है किसी भी कंपनी को जो मंजूरी देने के लिए, तो उसकी ये बात करता है। तो ये कहता है कि अगर हम बात करें किसी बिज़नेस को शुरू करने में, तो जो हमारे यहाँ रेगुलरिटी हर्डल्स हैं किसी भी बिज़नेस को ओपन करने के लिए, तो इन्होंने जो एग्जांपल लिया वो एग्जांपल लिया है एक रेस्टोरेंट का। अगर हम किसी रेस्टोरेंट को खोलते हैं तो हमारे यहाँ कितने नंबर ऑफ लाइसेंस हमें चाहिए होते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ जो कैपिटल मार्केट साइज़ है वो $61 बिलियन का है। वहीं चाइना को अगर हम कंपेयर करते हैं तो चाइना का है $81
$815 बिलियन है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास कितना ज़्यादा हो गया है। और अगर हम नंबर ऑफ़ लाइसेंस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 12 से 16 नंबर ऑफ़ लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वहीं चाइना जैसे कंट्री में सिर्फ 4 लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ लाइसेंस का नेचर देखें तो फूड शॉप खोलनी है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, लिकर के लिए लाइसेंस चाहिए, अगर आपको फूड आइटम इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए है। वहीं चाइना में देखें तो ओवरऑल सिर्फ सैनिटेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, फायर के लिए और सेल्स के लिए हमें जो है लाइसेंस की ज़रूरत होती है। यानी कि हमारे यहाँ बहुत नंबर ऑफ़ लाइसेंस होने की वजह से जो है कोई भी नया बिज़नेस करने के लिए कोई भी नया पर्सन जो है इन्वेस्ट करने में अभी हिचकिचा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ लाइसेंस जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर हम चाहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंक को सुधारने के लिए और इंडिया को एज ए ओपन मार्केट बनाने के लिए कि वहाँ पर नई नई फर्म्स आएँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इनोवेशन को बढ़ाएं, हमारी जीडीपी ग्रो हो और हमारा जो 2024 टू 25 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य है वो हासिल हो, वेल्थ जनरेट हो और साथ ही साथ नई जॉब्स क्रिएट हो। तो अगर हम बात करें मोर ओवर इन इंडिया ओनली द लिस्ट ऑफ लाइसेंस एंड परमिशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ गवर्नमेंट पोर्टल और इंफॉर्मेशन सेंटर। यानी कहता है कि हमारे यहाँ जो लाइसेंस है या जितनी भी हम परमिशन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट पोर्टल से मिलती है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड ने एक वेबसाइट बनाई हुई है ऑकलैंड काउंसिल, जो कि ऑपरेट होती है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, वही सारी उनकी डिटेल्स चेक करती है और वही उनको परमिशन देती है। तो यानी ये कहता है कि हमें भी न्यूजीलैंड जैसा कोई काम करना चाहिए और इस चीज़ को गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन से बाहर निकालना चाहिए और किसी थर्ड पार्टी को एज अ पीपीपी मॉडल हमें हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो अगर ये कहता है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फ्रॉम दिल्ली पुलिस का इन्होंने अब एग्जांपल दिया है, तो ईटिंग एंड लॉजिंग एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस में हमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 45 चाहिए हैं, न्यू आर्म लाइसेंस में हमें 19 डॉक्यूमेंट चाहिए हैं और फायर वर्क लाइसेंस में हमें 12 डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम किसी गवर्नमेंट पोर्टल पे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन परमिट की। अब वो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, अब यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। व्हेन कंपेयर टू द बेस्ट इन क्लास हांगकांग विच टॉप द वर्ल्ड बैंक रैंकिंग इन ईज ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट, इट कैन बी सीन दैट हांगकांग टेक जस्ट 2 months टू ऑब्टेन अ कंस्ट्रक्शन परमिट वाइल दिल्ली टेक्स 4 months। यानी ये कह रहा है कि ये तो बात हो गई हमारे जो है लाइसेंस की, जब हम बात करते हैं किसी बिजनेस को शुरू करने में। अब जो कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारी रैंक बहुत पीछे है, तो वो कह रहा है कि अगर हम हांगकांग से कंपेयर करें जो कि फर्स्ट पोजीशन में है कंस्ट्रक्शन परमिट वाली रैंकिंग में, तो हम वहाँ पर जो है केवल 2 महीने का टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन परमिट में। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमें 4 महीने लग जाते हैं। और इसी तरह हमें वाटर और सीवर कनेक्शन के लिए भी 35 डेज लग जाते हैं। तो अगर हम दिल्ली और हांगकांग से जैसे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, तो अगर हम देखें तो सबमिट ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म्स अलोंग विद रिक्वेस्ट बिल्डिंग परमिट फीस एंड ड्राइंग में हमें नंबर ऑफ डेज कम लगते हैं। यहाँ हांगकांग में जो है नंबर ऑफ डेज जो है ज़्यादा लगते हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि अगर इसमें हम देखें रिसीव इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑन फाउंडेशन स्टार्ट, इसमें भी हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेज जो है ज़्यादा लगते हैं और इनमें नंबर ऑफ डेज कम लगते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ डेज की बात करें तो हांगकांग में सिर्फ और सिर्फ 69 डेज लगते हैं, वही हमारे यहाँ जो है 113.5 डेज लगते हैं। और अगर हम जो कॉस्ट की बात करें, जो परसेंटेज ऑफ वेयर हाउसेज में, तो हमारे यहाँ 2.8% है और वहीं जो यहाँ की जो कॉस्ट है वो ओवरऑल 0.3% है। तो ये होगी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट इन इंडिया। अगर हम 2014 की बात देखें और 2019 की, तो यानी कि फ़र्क बहुत ही ज़्यादा कम आया है, लेकिन फिर भी अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोसीजर की बात करें तो 2014 में जहां 25.4 थे नंबर ऑफ़ प्रोसीजर, वहीं घट के अब 15 हो गए हैं। और जो कॉस्ट है वो पहले 28.2% थी, अब वो 4% हो गई है। और जो टाइम है वो 185.9 डेज था कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए, अब वो घट के 106 हो गया है। लेकिन अभी भी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। फिर है अचीविंग स्केल अक्रॉस बिजनेसेस। ये क्या कह रहे हैं
जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे यहाँ, उनकी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या कमी क्या है कि वो अभी जो है ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रही हैं। और उसका रीज़न क्या है कि वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन में अभी इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही। कि अगर हम बात करें, कंपेयर करें बांग्लादेश से, चाइना से, वियतनाम जैसी कंट्री से, तो यहाँ जो मार्केट में एक्सपोर्ट होता है वो 80% एक्सपोर्ट जो है वो लार्ज एंटरप्राइजेस से होता है। और अगर इंडिया की बात करें, अभी भी 80% जो है जो एक्सपोर्ट होता है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस से होता है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो देख सकते हैं, अगर बांग्लादेश में देखें तो 80% लार्ज एंटरप्राइजेस जो है वो और उनका जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। वहीं चाइना में भी जो एक्सपोर्ट है वो मोस्टली 80% या उससे ज़्यादा लार्ज एंटरप्राइजेस से होता है। वियतनाम में भी 80% से ज़्यादा लार्ज एंटरप्राइजेस से होता है। हमारे यहाँ जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस compete कर रही हैं, यानी अभी हमने ग्लोबल मार्केट को भी उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया है। अगर इसमें हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें फ्रॉम ऑर्डर से डिलीवरी में, तो देख सकते हैं हम चाइना में सबसे कम दिन लगते हैं, यानी जितने दिन में ऑर्डर हुआ डिलीवरी ऑलमोस्ट 31 डेज़ लगते हैं, लेकिन इंडिया में जो है 63 डेज़ लगते हैं। और ये डेज़ जो है बांग्लादेश जैसे देशों से और वियतनाम जैसे देशों से भी ज़्यादा है, यानी हम इन देशों से भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और अगर हम बात करें कि टाइम टेकन टू रीच पोर्ट, यानी पोर्ट पे पहुँचने में कितने दिन लगते हैं, तो इंडिया में जो है 7 से 10 दिन पोर्ट में पहुंचने में लग जाते हैं। वहीं चाइना और वियतनाम में तो आधा एक दिन भी नहीं लगता और बांग्लादेश में 1 दिन लगता है। वहीं ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर की अगर हम बात करें, The trading across border indicator record the time and cost associated with the logistical process of exporting and importing good। यानी ये क्या बताते हैं, ये इंडिकेटर रिकॉर्ड करते वो टाइम और कॉस्ट दोनों चीज़ों में कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट हुई इस पूरी प्रोसेस को कवर करने में, चाहे वो इम्पोर्ट के लिए हो चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हो। तो ग्लोबल अगर हम ग्लोबली बात करें तो जहाँ पर अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन जो पोर्ट के द्वारा होता है वो मोस्टली फेवर्ड होता बाय रेलवे, यानी रेलवे के द्वारा पोर्ट तक जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रोड्स पे आती है बात। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो है रोड से जो है ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बजाय कि रेलवे। और इसका रीज़न क्या है कि रेलवे लाइंस की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में हो गई है और जो है इनएफिशिएंट वे में हम जो है रेलवे हमारी जो है परफॉर्म कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें 60 से लेकर 68 और 88 से 82 घंटे लगते हैं बॉर्डर क्रॉस करने में एंड डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस फॉर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए। यानी एक्सपोर्ट अगर हमें करना हो तो 60 से लेकर 68 और अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो 88 से लेकर 82 घंटे हमें लगते हैं। लेकिन इटली में जस्ट 1 आवर लगता है, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर। अगर हम इटली की बात करें यानी जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है ऑल ओवर वो 0 है। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो है वो एक्सपोर्ट के लिए कॉस्ट कितनी है 281 यूएस डॉलर। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो 360 से 373 जो है डॉलर हमारी कंप्लायंस कॉस्ट लग जाती है, यानी हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे। अगर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडिया वर्सेस इटली को अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखें इंडिया की रैंक अगर एक्सपोर्ट में बॉर्डर कंप्लायंस में दिल्ली में 54 और मुंबई में 50, वहीं अगर हम इंडिया में इटली में देखें तो हम देख सकते हैं बॉर्डर कंप्लायंस की कोस्ट जो आर्स हैं पर आर्स है वो 0 हैं। वहीं डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस में भी सिर्फ 1 है। और अगर इम्पोर्ट की बात करें तो भी सेम प्रोसीजर है। और अगर हम यहाँ देखें तो यानी हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट है उसमें और भी ज़्यादा कंप्लायंसेस है बजाय कि एक्सपोर्ट में। और जब एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा टाइम लगता है हम मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी हम ऑर्डर्स को टाइम पे कवर नहीं कर पाते। और इसलिए जो है चाइना जैसी कंट्रीज जहां पर इतना कम टाइम लगता है वो मार्केट को ज़्यादा कैप्चर्स कर चुके हैं। तो अगर हम देखें तो इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑलमोस्ट 70% जो डिले है, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात करें चाहे वो इंपोर्ट की बात करें, तो वो जो 70% डिले हमारे यहाँ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ जो बॉर्डर हैंडलिंग प्रोसेस है वो अभी जो उतने बेहतर तरीके से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, हमें मल्टीपल एजेंसी से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है और क्लियरेंस हमें उसकी लेनी पड़ती है। लेकिन अभी धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं
ये सारे प्रोसीजर, सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट को हम कर रहे हैं कम, और डिजिटलाइजेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको जो अपनी क्लियरेंस अप्रूवल्स जो हैं वो किसी एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएं और वो जो है अपनी क्षमता का बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें। अब इस चैप्टर में कुछ केस स्टडीज़ की बात की गई थी, तो अब हम उन केस स्टडीज़ पे इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स थे, जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है, जो कि हमारे प्री में आ सकता है, किसी बैंक एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट जो है वो नाहवा शेवा है, जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं इन्होंने बात करी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की, जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। अब ये जो केस स्टडी है ये ओवरऑल जो है हमें क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ इनऑर्डिनेंस डिले होता है लोडिंग में और कस्टम प्रोसेस में सी पोर्ट्स पे, जो हम बल्कि जो कहते हैं जो इंपोर्ट की प्रोसेस है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है एक्सपोर्ट से। यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट में जो टाइम है वो हमें ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्रू बेंगलुरु एयरपोर्ट वाज फाउंड टू बी वर्ल्ड क्लास, वो वर्ल्ड क्लास का है। और अगर हम चाहते हैं कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर परफॉर्म करें और मार्केट पे हम बेहतर कैप्चर करें, इंडिया 2024 से 25 में एक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सके, हम वेल्थ क्रिएट कर सके, जॉब दे सके, तो उसके लिए हमें अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को जो है और ज़्यादा कम करना है, उसको हमें बेहतर सिचुएशन में आना है ताकि हम मार्केट में को ओपन कर सके और ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस दे सके इन्वेस्टर्स को, ताकि हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टर्स आएँ, इन्वेस्ट करें और वेल्थ जनरेट हो। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं हम उनको बेंगलुरु एयरपोर्ट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करें। वहीं जिन जिन क्षेत्रों में हमें परेशानी ज़्यादा है क्लियरेंस में, किसी बिजनेस को शुरू करने में, क्रॉस बॉर्डर्स में, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम जो है बेहतर तरीके से अपनी क्षमताओं का यूज़ कर सकें। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर चाहते हैं कि मैं इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट करूं तो आप मुझे अपनी कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।